Good evening, students. So, this is our lecture number 9 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. And today, we are going to conclude our discussion upon section 141 of BSA. ठीक है? तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 3, सेक्शन 168 प्रोवाइजो और सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 को कवर किया था. ठीक है, काफी अच्छे से हमने उसको समझा था. एंड आज जो इसके रिमेनिंग सेक्शन है सेक्शन 141 के सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 उसको हम कवर करेंगे. ठीक है. अब अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं फ्री ऑफ चार्ज. उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. उस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अपॉन सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 एंड 3. अब हमने ये समझा था कि एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस और फैक्ट में सीक्वेंस क्या होगा. ठीक है. हमने क्या समझा था कि जब सीक्वेंस की बात आती है तो सबसे पहले क्या आता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. देन उसके बाद क्या आता है, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस. देन देयर विल बी एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड एट लास्ट देयर विल बी रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट. ये सीक्वेंस ऐसा क्यों है ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं. ठीक है. अब जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 141 ये डील करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से. ठीक है. एक बार सबसेक्शन 1 को दोबारा पढ़ते हैं देन सबसेक्शन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो क्या कहता है सेक्शन 141 सबसेक्शन 1? इट सेज जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. इट सेज व्हेन ईदर पार्टी मींस बोथ द पार्टीज, द ऑपोजिट पार्टी एंड द वन हु हैज फाइल्ड द कंप्लेंट और सूट. ठीक है. व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact if proved would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact if proved would be relevant and not otherwise. क्या बोलता है सेक्शन 141 सबसेक्शन 1? ये बेसिकली कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर मान लो कोई भी पार्टी एक फैक्ट इंट्रोड्यूस करता है, कोई भी फैक्ट वो कोर्ट के सामने इंट्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट करता है, तो कोर्ट इस चीज पे ऑब्जेक्ट कर सकती है. कोर्ट कैन आस्क द पार्टी कि एक बात बताइए, अगर ये जो पर्टिकुलर फैक्ट आप कोर्ट के फाइल में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं, ये किस प्रकार से किसी रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है या फिर फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है. ठीक है. आप सेक्शन 141 को यह भी कह सकते हो कि इट इज एन इंक्विस्टोरियल power of court to determine admissibility of evidence. ठीक है. क्योंकि इंक्विस्टोरियल पावर हम किसे कहते हैं, जहां पर किसी के पास ये पावर है कि वो क्वेश्चन कर सकता है. तो कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 क्वेश्चन अ पार्टी जब भी वो पार्टी कोई एक फैक्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करे कि आप एक बात बताइए, ये जो फैक्ट है ये हमारे केस से रेलेवेंट कैसे है, whether this fact is connected to a relevant fact under section 4 till 50 or whether it is connected to the fact in issue or matter in issue. ठीक है. the court can question this. ठीक है. अब आगे सुनिए इसको फिर से पढ़ते हैं. When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact if proved would be relevant. ठीक है. कोर्ट यहां पर उस पर्टिकुलर फैक्ट के प्रोबेटिव वैल्यू में नहीं एंटर करेगी. ठीक है. प्रोबेटिव वैल्यू क्या होता है कि मान लो आप कोई फैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप किसी फैक्ट के लिए एविडेंस दे रहे हो, जो भी कर रहे हो. ठीक है. तो कोर्ट उसकी ट्रुथफुलनेस पे नहीं जाएगी कि वो फैक्ट कितनी वो फैक्ट कितना रिलायबल है, वो फैक्ट कितना ट्रुथफुल है, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है. मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक विटनेस जो है वो आए, वो कोई झूठी गवाही दे, उससे कोई मतलब नहीं है कोर्ट को कि उसकी ट्रुथफुलनेस क्या है. कोर्ट को बस इससे मतलब है सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 के अंदर कि मुझे एक बात बताइए कि आप जो भी फैक्ट को प्रूव करना चाहते हो, अगर वो प्रूव हो जाता है तो हमारे फैक्ट से, हमारे केस से रेलेवेंट कैसे है. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो हमें यहां पे प्रोबेटिव वैल्यू नहीं देखना है, हमें यहां पर उस पर्टिकुलर फैक्ट की प्रोबेटिव वैल्यू को बिल्कुल जज नहीं करना है. हमें खाली यह देखना है कि वो फैक्ट जो है वो हमारे केस से रेलेवेंट है कि नहीं. ठीक है. अब यहां पर ये जो पावर है ये कोर्ट के पास भी है और ऑपोजिट पार्टी के पास भी है. मान लो कोर्ट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया
कोर्ट ने नहीं बोला, जब भी मतलब एक पार्टी ने जब एक फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया तो कोर्ट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसने नहीं बोला कि मतलब ये फैक्ट कैसे रेलेवेंट है केस में। लेकिन जो ऑपोजिट पार्टी है वो भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है कोर्ट में कि जो पर्टिकुलर फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है ये हमारे केस से रेलेवेंट ही नहीं है। और जब ऑपोजिट पार्टी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन रेज करेगी देन अगेन कोर्ट विल क्वेश्चन द पार्टी हु इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अ फैक्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो आई गेस 141 सबसेक्शन 1 तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सो लेट्स एंटर सेक्शन 141 सबसेक्शन 2। ठीक है, इट सेज इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल, फिर ध्यान से पढ़िएगा, इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन विच ऑफ विच evidence is admissible only upon proof of some other fact. Such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking. अब यहां पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट है बट बहुत आसान है ये। ठीक है, देखिए सबसेक्शन 2 यहां पर दो फैक्ट्स की बात कर रहा है। सबसेक्शन 2 कहता है कि यहां पे हमारे पास दो फैक्ट हैं। ठीक है, एक है रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, और एक है इरेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, एक है रेलेवेंट फैक्ट और एक है इरेलेवेंट फैक्ट। अब यहां पर जो ये रेलेवेंट फैक्ट है ना, इसकी रेलेवेंसी डिपेंड करती है जब आप उस पर्टिकुलर इरेलेवेंट फैक्ट को पहले प्रूफ कर दो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो आप कोर्ट में कोई फैक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर है, सबसेक्शन 1 के अंदर इंक्विजिटोरियल पावर है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप एक बात बताइए कि अगर ये फैक्ट आप प्रूफ कर देते हो तो ये हमारे केस से रेलेवेंट कैसे होगा। ठीक है, ये पावर है। सबसेक्शन 2 ये क्या है? सबसेक्शन 2 जो है वो इस चीज से डील करता है कि मान लो आपको एक फैक्ट को प्रूफ करना है, ठीक है, लेकिन वो फैक्ट को आप प्रूफ करोगे उसके लिए आपको पहले एक इरेलेवेंट फैक्ट को प्रूफ करना पड़ेगा। ओनली देन दैट पर्टिकुलर फैक्ट विल बी एडमिसिबल और विल बी डीम्ड टू बी रेलेवेंट। ठीक है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं सबसेक्शन 2 को, अभी मैं आपको इसको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा अच्छे से। समटाइम्स अ फैक्ट बिकम एडमिसिबल only after another foundational fact is proved. Foundational fact is proved. ठीक है, अब यहां पर जो आपका फाउंडेशनल फैक्ट है ना, या फिर जो प्रीलिमिनरी फैक्ट है, ये इरेलेवेंट है केस से। ठीक है, और जो ये वाला फैक्ट है ये रेलेवेंट है। अब आपको इस फैक्ट को अगर प्रूफ करना है तो आपको पहले जो फाउंडेशनल फैक्ट है उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे करोगे, मैं आपको चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, सपोज एक फील्ड है, एक मतलब एक समझ लीजिए एक गांव में, कोई गांव एक विलेज एरिया है, वहां पर एक छोटा सा फील्ड है। ठीक है, अब इस फील्ड को ना जो गांव वाले हैं वो ग्रेजिंग कैटल के पर्पज से यूज करते हैं, मतलब जो उनके जानवर वगैरह होते हैं उनको लाइक घास वगैरह चराने के लिए वो इस फील्ड में लेके जाते हैं। ठीक है, और ये मतलब जो प्रैक्टिस है ना ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है कि जो गांव के लोग हैं उस पर्टिकुलर फील्ड को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजिंग कैटल। ठीक है, अब क्या होता है, अचानक से एक पर्सन है एक्स, वो कहता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ना ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये जो पर्टिकुलर फील्ड है जिसको ग्रेजिंग कैटल के पर्पस से यूज करते हैं गांव वाले, ये पर्टिकुलर फील्ड मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूं कि ये जो लोग मेरे फील्ड को ग्रेजिंग कैटल के पर्पस से यूज कर रहे हैं इनको रोका जाए यूज करने से। ठीक है, अब यहां पर एक इंसान है, उसका नाम सपोज है सोनू। ठीक है, सोनू मतलब उस गांव का एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी है एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 105 और सपोज लाइक 110, बहुत लंबी उम्र जिया उसने, सोनू ने। ठीक है, ही डाइड एट द एज ऑफ 110। ठीक है, अब यहां पर एक्स ने एक सूट डाला डिक्लेयर करवाने के लिए कि ये जो फील्ड है जिसको ग्रेजिंग कैटल के लिए यूज किया था गांव के द्वारा, ठीक है, ये पर्टिकुलर फील्ड मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसने बोला मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मैं चाहता हूं कि जो भी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है उसको रोका जाए एंटर करने से। ठीक है, अब यहां पर जो ये पर्सन सोनू है जो कि 110 साल की उम्र में मर गया था,
मरने से पहले इसने एक रिटन स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया था जिसको लिख दिया था किसी ने, इसने अपने हाथ से लिखा था एक स्टेटमेंट। सपोज ये जो लैंड है ये वाई है, ठीक है, दैट द लैंड वाई इज अ पब्लिक लैंड फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। यहां पर सोनू ने स्टेटमेंट दिया था कि जो लैंड वाई है ये एक पब्लिक लैंड है और इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग कैटल के लिए ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अब सपोज जो सूट था वो इंस्टीट्यूट किया गया 2025 में और जो सोनू था ये मर गया था 2020 में, ठीक है, और ये 110 साल जिया। मतलब देखो, जो गांव का एरिया होता है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो गांव का एरिया होता है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, और बहुत कम लोग उसमें रहते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है ना, जो भी गांव में रहता है वो एक दूसरे को जानते हैं और वहां के जो भी अफेयर्स होते हैं ना उससे वो बहुत अवेयर रहते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो गया। एक्स ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो गांव वाले हैं जो उसको ग्रेजिंग कैटल के लिए यूज करते थे वो कहते हैं कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसको लाइक स्पेसिफिकली ग्रेजिंग कैटल के लिए ही एलोकेट किया गया था, ठीक है। अब यहां पर इनके बीच में ये सूट चल रहा है। तो यहां पर जो सोनू की स्टेटमेंट थी उसके मरने से पहले की कि जो लैंड वाई है इट इज अ पब्लिक लैंड फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेजिंग, इट इज अ irrelevant fact. The statement of Sonu is an irrelevant fact. एक बात बताइए, सोनू जो है वो मरने से पहले कोई स्टेटमेंट दे गया कि ये पर्टिकुलर लैंड जो है ये मतलब ग्रेजिंग के लिए था, ये वो ऐसे वैसे। आई एम सो सॉरी, ठीक है, मैंने एक चीज गलत बता दी आपको, वेट। हाँ, जो यहां पर सोनू की स्टेटमेंट है कि दैट द लैंड वाई इज ए पब्लिक लैंड एंड इट इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल, ये एक रेलेवेंट स्टेटमेंट है, एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सेक्शन 26 क्लॉज डी देखते हो ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी ने कोई भी स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग अ कस्टम और मतलब रिगार्डिंग अ राइट ओवर अ पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट सिर्फ तब एडमिसिएबल होगा जब वो पर्टिकुलर पर्सन या तो मर गया हो, ठीक है, या फिर ही कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, इधर ही इज डेड और ही कैन नॉट बी फाउंड, और या फिर उसकी प्रेजेंस जो है उसको हम इंश्योर नहीं करवा सकते इन द कोर्ट विदाउट अ ह्यूज एक्सपेंस, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा उसको कोर्ट में लाने के लिए। सपोज जो सोनू है ना वो अगर यूएस में शिफ्ट हो गया होता, ठीक है, या फिर सपोज वो कहीं गायब हो गया होता, अभी तो मर गया है, मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज अगर वो गायब हो गया होता या फिर यूएस में शिफ्ट हो गया होता, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस पर्टिकुलर लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, लैंड वाई को लेकर डिस्प्यूट है गांव वालों के बीच में और एक्स के बीच में। एक्स कहता है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गांव वाले कहते हैं कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको ग्रेजिंग कैटल के लिए एलोकेट किया गया था कि इस पे खाली आप पशुओं को चराने के लिए यूज कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, सूट के बीच में जो सोनू की स्टेटमेंट थी कि जो लैंड वाई है इट इज अ पब्लिक लैंड एंड इट इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल, इसको किसी ने इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। लेकिन ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट सिर्फ तभी एडमिसिबल होगा जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि जो सोनू है ही इज डेड, दैट सोनू इज डेड। अगर आप सेक्शन 26 क्लॉज डी की लैंग्वेज को पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। मैं भी आपको दिखा नहीं रहा क्योंकि उसको हम लोग को बाद में काफी डिटेल में पढ़ना है। आइए मैं आपको खाली ये बता रहा कि जो सेक्शन 26 क्लॉज डी की लैंग्वेज है वो सिर्फ ये कहती है कि पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सोनू मर गया है, और दूसरी चीज आपको ये प्रूफ करनी पड़ेगी कि सोनू ने जो स्टेटमेंट दी थी वो सूट के इंस्टीट्यूट होने से पहले दी थी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब इस फैक्ट को हम लोग एडमिट कर लेंगे, अदरवाइज ये फैक्ट जो है ये एडमिट नहीं किया जाएगा। अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर फैक्ट यहां पे उठाया गया कि सोनू की स्टेटमेंट थी कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये एक पब्लिक लैंड है और इसको ग्रेजिंग कैटल के लिए यूज किया जाएगा, ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है ये डिपेंडेंट है इस फैक्ट के ऊपर कि सोनू मर चुका है। अब सोनू का जिंदा होना या मरना हमारे केस से किसी भी एंगल से रिलेटेड है नहीं। क्या उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से सोनू का जिंदा रहना या मरना किसी भी एंगल से रिलेटेड है? द आंसर इज नो।
लेकिन हमें पहले यह प्रूव करना पड़ेगा कि सोनू मर गया है, और उसके बाद ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर की जो उसके बाद ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सोनू का जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार दोबारा इसको पढ़ते हैं 141 सबसेक्शन 2 को, फिर आपको और भी एग्जांपल्स देता हूं मैं इसका। इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact. Such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking. तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा मैं। यहां पर बेसिकली बात हो रही है एक रेलेवेंट फैक्ट की और एक इरेलेवेंट फैक्ट की। ठीक है, एक रेलेवेंट फैक्ट सिर्फ तब रेलेवेंट बनेगा जब आप पहले उस इरेलेवेंट फैक्ट को प्रूव कर दोगे। जैसे हमने अभी इस एग्जांपल में समझा कि जो सोनू का स्टेटमेंट है ये सिर्फ तभी इस केस में रेलेवेंट बनेगा जब हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि सोनू जो है ही इज डेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 26 क्लॉज डी। ठीक है, जब हम ये प्रूव कर देंगे कि सोनू इज डेड, ओनली देन जो उसका स्टेटमेंट था, पुराना स्टेटमेंट मरने से पहले का, तभी वो स्टेटमेंट जो है उसको कोर्ट एडमिट करेगा। तो यहां पर ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 क्या प्रिंसिपल देता है कि अगर आपको एक रेलेवेंट फैक्ट प्रूव करना है जिसकी डिपेंडेंसी है अपॉन सम इरेलेवेंट फैक्ट, तो पहले आप उस इरेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करोगे, देन ओनली आफ्टर दैट वी विल डीम दैट द रेलेवेंट फैक्ट इज प्रूव्ड या फिर एडमिसिबल। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके आपको और अगर मैं एग्जांपल्स दूं, जैसे सेकेंडरी एविडेंस होता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है मैं आपको अभी लूजली समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करते हो, किसी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करते हो, सपोज आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे रिलाई कर रहे हो जो दो पार्टीज के बीच में एंटर किया गया था। ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है ना वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब मान लो जो ओरिजिनल कॉपी है वो या तो डिस्ट्रॉय हो गई है या मिल नहीं रही है, मतलब उसमें उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस है हमारे पास सेक्शन 60 के अंदर। ठीक है, मतलब जो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, वो या तो मिल नहीं रहा है या तो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो उस सिचुएशन में कोर्ट आपको सेकेंडरी एविडेंस अलाउ करेगा। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? मतलब जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कोई फोटोकॉपी मान लो आप, ठीक है, या फिर मान लो उसका कोई फोटो आपने फोन में खींच के रखा है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएंगी। तो अगर मान लो कोई पार्टी है वो कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस को एज एन एविडेंस यूज करना चाहता है, तो कोर्ट पहले ये बोलेगा कि आप पहले इस चीज को प्रूव करो कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो या तो डिस्ट्रॉय हो गया है या तो वो अब एक्सेसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर ये चीज प्रूव करना कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो या तो डिस्ट्रॉय हो गया या तो एक्सेसिबल नहीं है, क्या ये किसी भी एंगल से केस में रेलेवेंट है? द आंसर इज नो। लेकिन आपको पहले ये इरेलेवेंट फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो प्राइमरी एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओनली आफ्टर दैट वी विल अलाउ सेकेंडरी एविडेंस। इज दैट क्लियर? आई होप अब आपको सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो हम एक्सपर्ट एविडेंस ला रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ना, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब कोई पार्टी है वो एक्सपर्ट एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहती है। ठीक है, तो यहां पर एक्सपर्ट एविडेंस अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको पहले यह भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ही इज अ मेडिकल एक्सपर्ट और सिग्नेचर एक्सपर्ट या फिर वॉट एवर एक्सपर्ट यू वांट टू कॉल हिम। तो पहले आप ये प्रूव करोगे कि वो पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट है, उसकी क्वालिफिकेशन को आपको प्रूव करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर दैट वो एक्सपर्ट एविडेंस जो है कोर्ट उसको अलाउ करेगी। तो जो उसकी क्वालिफिकेशन है एक्सपर्ट की वो तो एक इरेलेवेंट फैक्ट है, लेकिन पहले आपको उस इरेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए। अगेन इसको दोबारा पढ़ते हैं। इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट, द अदर फैक्ट हियर इज इरेलेवेंट फैक्ट, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking। ठीक है, मतलब यहां पे पार्टी ये भी कह सकती है कोर्ट से कि जो इरेलेवेंट फैक्ट है हम उसको बाद में प्रूव कर देंगे, अभी आप जो रेलेवेंट फैक्ट है उसको प्रूव करने का हमें मौका दीजिए। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ठीक है बाद में ये चीज प्रूव कर देंगे, जैसे मान लो एक्सपर्ट है वो कोर्ट में आया, ठीक है, दूसरी पार्टी कहती है कह रहे ये तो एक्सपर्ट है ही नहीं, इसके पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्टिंग पार्टी है वो कहती है तो एक्सपर्ट है ही नहीं, इसमें तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो इसको हम कैसे इसके एविडेंस को कैसे मेडिसिन मान सकते हैं?
ठीक है। तो जो पार्टी एक्सपर्ट को कॉल की थी वो बोलेगी एक काम करिए, इसका जो एविडेंस है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, नेक्स्ट डेट पे जो इसकी क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हम लाके कोर्ट में जमा कर देंगे। तो यहां पर उन्होंने अंडरटेकिंग दे दिया कि नेक्स्ट डेट पे हम इसको जमा कर देंगे और कोर्ट इस अंडरटेकिंग से सेटिस्फाइड है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये भी एक तरीका है जिससे आप एविडेंस को एडमिट करवा सकते हो बिना इरेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किए। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आई गेस सबसेक्शन 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सबसेक्शन 3 के ऊपर। क्या कहता है सबसेक्शन 3, आइए पढ़ते हैं। इफ द रेलेवेंसी ऑफ वन अलीज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर अलीज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, द जज मे इन हिज डिस्क्रिशन ईदर परमिट evidence of the first fact to be given before the second fact is proved or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. अब यहां पर बेसिकली सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 141 का, ये देखिए सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 जो है वो डील करता है ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपको एक रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए पहले एक इरेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 जो है वो बात करता है ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपके पास दो या दो से अधिक रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है। सपोज आपके पास 5 रेलेवेंट फैक्ट हैं इस पर्टिकुलर केस में। अब यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि सारे के सारे फैक्ट रेलेवेंट हैं, लेकिन जो रेलेवेंट फैक्ट, जैसे मैं इसके बस को दोबारा पढ़ता हूं तब जाके समझ में आएगा। इफ द रेलेवेंसी ऑफ वन अलीज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर अलीज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव, यहां पर ऐसा सिचुएशन है कि एक जो रेलेवेंट फैक्ट है वो सिर्फ तभी एडमिट होगा, वो तभी प्रूव कर सकते हो जब आप कोई दूसरा रेलेवेंट फैक्ट पहले प्रूव कर दो। देखो सबसेक्शन 2 जो है वो रेलेवेंट फैक्ट और इरेलेवेंट फैक्ट के कनेक्शन के बारे में बात करता है। सबसेक्शन 3 जो है वो दो रेलेवेंट फैक्ट के कनेक्शन के बारे में बात करता है। ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन से डील करता है जहां पर अगर आपको एक रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना है तो उससे पहले आपको किसी और रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। इफ द रेलेवेंसी ऑफ वन अलीज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर अलीज्ड फैक्ट, अलीज्ड फैक्ट का मतलब यहां पे रेलेवेंट फैक्ट ही है, बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, द जज मे इन हिज डिस्क्रिशन ईदर परमिट ऑफ द फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट। अब यहां पर कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ये कह सकता है कि एक काम करिए, आप पहले रेलेवेंट फैक्ट 2 को प्रूव कर दीजिए, उसके बाद रेलेवेंट फैक्ट 1 की एविडेंस दे देना। या फिर कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप रेलेवेंट फैक्ट 1 को पहले प्रूव करिए, उसके बाद 2 को प्रूव करना। ठीक है, और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। इज दैट क्लियर? आइए मैं आपको इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं इलस्ट्रेशन में। हां देखिए, ए, इसका जो इलस्ट्रेशन सी है इसको देखिए। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी knowing it to have been stolen. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. The relevancy of the denial depends on the identity of the property. The court may, in its discretion, either require the property to be identified before the denial of the possession is proved or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified. ये जो पर्टिकुलर आपका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन सी, इट रिलेट्स टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। ठीक है, ये क्या कहता है? बहुत आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। मान लो ए है, ठीक है, मान लो ए है, ए के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि तुमने एक स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने का ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, अब एक स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने का जो ऑफेंस है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? पहला, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, and the other is possession. ठीक है, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी एंड द अदर इज पोजेशन। अब यहां पर जो ये दोनों फैक्ट्स हैं, क्या ये दोनों फैक्ट्स रेलेवेंट हैं? बताइए। द आंसर इज यस, ये दोनों फैक्ट्स रेलेवेंट है। यहां पर रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी भी रेलेवेंट है और पोजेशन भी यहां पर रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, अब जो ए है ये कहता है कि भाई मेरे पास तो पोजेशन था ही नहीं प्रॉपर्टी का। ठीक है, मेरे पास तो प्रॉपर्टी का पोजेशन था ही नहीं,
तो अब यहां पर जो ये दोनों रेलेवेंट फैक्ट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर ए ये प्रूव कर देता है कि मेरे पास तो स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजेशन था ही नहीं, तो यहां पर रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी खत्म हो गया। या फिर सपोज ए ये प्रूव कर देता है कि जो प्रॉपर्टी उसके पास है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो पोजेशन था कि नहीं था ये भी खत्म हो जाएगा यहां पर। तो जो दोनों फैक्ट है वो इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक भी फैक्ट प्रूव हो जाता है, क्या फैक्ट प्रूव हो जाता है कि मेरे पास पोजेशन नहीं था, तब भी ऑफेंस नहीं है। और अगर ये प्रूव कर दे कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास है पोजेशन में वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, तब भी वो प्रूव हो जाएगा कि उसने पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट नहीं किया है। दोबारा इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। A is accused of receiving stolen property, knowing it to have been stolen. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. उसने ये बोला कि मैं ये फैक्ट प्रूव करना चाहता हूं कि मेरे पास तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजेशन था ही नहीं। द रेलेवेंसी ऑफ द डिनाइल डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मान लो उसके पास पोजेशन था या नहीं था, ये तो इरेलेवेंट हो जाएगा ना अगर ये प्रूव हो जाए कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन है ही नहीं। ठीक है, तो द कोर्ट में इट्स डिस्क्रिशन either require the property to be identified before the denial of the possession is proved or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified. तो यहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो दोनों फैक्ट में से किसी भी फैक्ट को पहले प्रूव करने के लिए कह सकता है। वो कह सकता है पहले आप ये प्रूव करो कि ये प्रॉपर्टी जो ये स्टोलन नहीं है, या फिर कोर्ट ये भी कह सकता है पहले ये प्रूव करो कि ये प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में नहीं थी। अगर दोनों में से कोई भी फैक्ट प्रूव हो जाता है तो यहां पर क्या होगा, जो पर्टिकुलर ऑफेंस का जो चार्ज उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ए के ऊपर लगा है वो चार्ज खत्म हो जाएगा, ही विल बी एक्विटेड। इज दैट क्लियर? तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 इट रिलेट्स टू अ सिचुएशन जहां पर आपको एक रेलेवेंट फैक्ट को अगर प्रूव करना है तो उससे पहले आपको उसका कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा विद एन इरेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, और सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो रेलेवेंट फैक्ट है या उससे ज्यादा रेलेवेंट फैक्ट है तो यहां पर सीक्वेंस क्या होगा उन रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने का। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए इसके बाकी इलस्ट्रेशंस को पढ़ लेते हैं। ए, इट इज प्रपोज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट अ रेलेवेंट फैक्ट बाय ए पर्सन अलीज्ड टू बी डेड। ये क्या कह रहा है, इट इज प्रपोज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट ए रेलेवेंट फैक्ट बाय ए पर्सन अलीज्ड टू बी डेड। यहां पर हम किसी पर्सन का एक स्टेटमेंट प्रूव करना चाहते हैं जो कि मर चुका है, तो हम इसको किसके अंदर प्रूव करेंगे, सेक्शन 26 के अंदर। विच स्टेटमेंट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26? द फैक्ट दैट द पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रूव द स्टेटमेंट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द स्टेटमेंट। क्या कह रहा है यहां पर, देखिए सेक्शन 26 बहुत क्लियरली कहता है, जैसे मान लो आपको बताता हूं, सेक्शन 26 क्लॉज ए जो है इट रिलेट्स टू डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी जो मैंने आपको वो सोनू वाला एग्जांपल दिया था ना, ये इसी इलस्ट्रेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब सपोज आपको अगर डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना है आपको डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना है, तो डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए पहला इंग्रेडिएंट क्या है, पहला इंग्रेडिएंट ये है द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। जिसने वो डाइंग डिक्लेरेशन दी है, अगर वो मरेगा ही नहीं तो वो डाइंग डिक्लेरेशन एज एन एविडेंस आप कोर्ट में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उस इंसान का मरना क्या रेलेवेंट है केस में? नहीं है। लेकिन क्या उसका डाइंग डिक्लेरेशन इज इट रेलेवेंट? यस। ठीक है, तो यहां पर जो इरेलेवेंट फैक्ट है पहले आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा, ओनली आफ्टर दैट जो रेलेवेंट फैक्ट है वो एडमिसिबल होगा। ठीक है, जो मैंने आपको सोनू का एग्जांपल दिया था वो यहां पे लाइक परफेक्टली फिट होता है कि सोनू का जो स्टेटमेंट था रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इम्प्यून प्रॉपर्टी, कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है ये एक पब्लिक लैंड है एंड इट इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग फॉर द पब्लिक। ठीक है, ये स्टेटमेंट कब आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, जब सोनू की डेड हो गई हो और सोनू ने वो स्टेटमेंट दिया हो बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और प्रोसीडिंग। इज दैट क्लियर? बी देखते हैं। इट इज प्रपोज टू प्रूव बाय ए कॉपी द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट सेट टू बी लॉस्ट। द फैक्ट दैट द ओरिजिनल इज लॉस्ट must be proved by the person proposing to produce the copy before the copy is produced। वही सिंपल जो मैंने आपको सेकेंडरी एविडेंस का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको सेकेंडरी एविडेंस को एज एन एविडेंस यूज करना है तो आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो या तो डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर दैट प्राइमरी एविडेंस इज लॉस्ट। इज दैट क्लियर? दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज प्रपोज टू प्रूव बाय ए कॉपी द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट। एक पार्टी है वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट सेट टू बी लॉस्ट। द फैक्ट दैट द ओरिजिनल इज लॉस्ट मस्ट बी प्रूव। वो कहते हैं कि हम सेकेंडरी एविडेंस पे इसलिए रिलाई कर रहे हैं क्योंकि जो प्राइमरी एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर बात है कि वो प्राइमरी एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर वो लॉस्ट हो चुका है, आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा। ओनली आफ्टर दैट जो सेकेंडरी एविडेंस है उसको हम अलाउ करेंगे। इज दैट क्लियर? अब डी पे आते हैं।
सी तो हो ही गया था. इट इज प्रपोज टू प्रूव अ फैक्ट ए विच इज सेड टू हैव बीन द कॉज और इफेक्ट ऑफ ए फैक्ट इन इशू. ठीक है. There are several intermediate facts B, C, D which must be shown to exist before the fact A can be regarded as the cause or effect of the fact in issue. The court may either permit A to be proved before B, C or D is proved, or may require proof of B, C and D before permitting proof of A. मतलब वही यहाँ पे कह रहा है, सीक्वेंस की बात कर रहा है. ठीक है, कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फैक्ट A है, ठीक है, जो कि कॉज और इफेक्ट ऑफ ए फैक्ट इन इशू. तो यहां पर सेवरल इंटरमीडिएट फैक्ट्स है, लाइक बी सी डी ई एंड एफ जो भी है. ठीक है, तो कोर्ट जो है उनका सीक्वेंस डिसाइड करेगी कि आप पहले किस फैक्ट को प्रूव करिए ताकि फिर हम नेक्स्ट रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर एंटर कर सके. ठीक है, तो यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. तो आई होप आपको सेक्शन 141 पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. I'll meet you in the next lecture.